नमस्कार, मैं प्राध्यापक बापू साहब थोरात, हिंदी विभाग राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय श्रीरामपुर। दोस्तों, आज हम एमए भाग 2 आधुनिक कविता इस विषय के अंतर्गत महाकवि नागार्जुन द्वारा लिखित कविता शासन की बंदूक इस कविता का अध्ययन करेंगे। प्रत्यक्ष कविता को देखने से पहले संक्षेप में हम कवि नागार्जुन का परिचय देखते हैं। कवि नागार्जुन हिंदी, मैथिली, बांग्ला, संस्कृत, पाली आदि अनेक भाषाओं के एक अत्यंत श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। विशेषतः उन्होंने हिंदी और मैथिली भाषा के अंतर्गत व्यापक मात्रा में साहित्य की रचना की है। कुछ मात्रा में संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं में भी उन्होंने अपना साहित्यिक योगदान दिया है। प्रत्यक्ष वैचारिकता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कवि नागार्जुन मार्क्सवादी विचारधारा के कवि है। यद्यपि नागार्जुन समय समय पर विभिन्न विचारधाराओं से प्रभावित होते रहे हैं, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में उन पर जो प्रभाव रहा है वह मार्क्सवाद का और बौद्ध दर्शन का प्रभाव उन पर हमें सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देता है और यही प्रभाव उनके साहित्य में भी हमें व्यापक रूप से देखने को मिलता है। कवि नागार्जुन तत्कालीन समय में जो अनेक आंदोलन हुए हैं, इन आंदोलनों में भी सक्रिय रूप से सहभागी रहे हैं। मूलतः वे जनवादी कवि हैं। जनता के प्रश्न, जनता की समस्याएं, इनको राजनीति के सामने या इनको राजनेताओं के सामने व्यक्त करने का प्रयत्न हमेशा उनकी लेखनी करती रही है। नागार्जुन का जन्म 11 जून 1911 ईस्वी में बिहार राज्य के दरभंगा जिले के तरौनी नाम का छोटा सा गांव है। इस तरौनी गांव में उनका जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ है। उनके पिताजी का नाम गोकुल मिश्र जी तथा माता का नाम उमा देवी है। वैसे नागार्जुन उनका मूल नाम नहीं है, उनका मूल नाम है वैद्यनाथ मिश्र। उन्होंने हिंदी भाषा में जो साहित्य रचना की है वह नागार्जुन के नाम से की है तथा मैथिली भाषा में उन्होंने यात्री इस उपनाम से साहित्य की रचना की है। लेकिन साहित्य के क्षेत्र में वे बाबा नागार्जुन के नाम से विशेष प्रसिद्ध रहे हैं और बाबा नागार्जुन का हिंदी साहित्य में अत्यंत श्रेष्ठ योगदान माना जाता रहा है। नागार्जुन के पिताजी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, जिसके कारण बचपन में ही पिताजी के साथ नागार्जुन को अनेक स्थानों पर जाने का मौका मिला है। इसी से एक व्यापक अनुभव विश्व तो उन्हें मिला ही, साथ साथ अनेक स्थानों पर भ्रमण करने से उन्हें विभिन्न स्थानों का परिचय, वहाँ के लोगों की समस्याएं, प्रश्न आदि का भी परिचय उन्हें उस कालखंड में हुआ है। इसी के कारण उन्होंने अपने समाज में व्याप्त जो सारी समस्याएं हैं उनको अपने साहित्य में व्यक्त करने का मार्मिक प्रयत्न किया है। शुरुआत में आर्य दर्शन का प्रभाव रहा, बाद में बौद्ध दर्शन तथा अंत में मार्क्सवादी विचारधारा, इन सब प्रभावों से वे प्रभावित रहे हैं और इन सब प्रभावों को अपने साहित्य में हमेशा व्यक्त करते भी रहे हैं। नागार्जुन का निधन 5 नवंबर 1998 ईस्वी में हुआ। अपने जीवन काल में नागार्जुन में लगभग सभी साहित्य विधाओं में लेखन कार्य किया है। इसी कारण बाबा नागार्जुन को एक प्रतिभावान और एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी रचनाकार के रूप में हिंदी साहित्य हमेशा मानता रहेगा। हिंदी, मैथिली और हिंदी की भी बात करें तो विभिन्न साहित्य प्रकारों में, जिनमें उपन्यास है या अन्य अनेक साहित्य प्रकार हैं, जिनमें नागार्जुन ने अपना अत्यंत उत्कृष्ट योगदान दिया है। उन्होंने लगभग 14 उपन्यास लिखे हैं ऐसा माना जाता है, जिनमें से प्रमुख उपन्यास है रतिनाथ की चाची, बलचनामा, नई पौंद, बाबा बटेश्वरनाथ, वरुण के बेटे, कुंभीपाक, जमनिया का बाबा, दुख मोचन, उग्र तारा आदि नागार्जुन के प्रमुख उपन्यास माने जाते हैं। नागार्जुन के अनेक कविता संग्रह प्रकाशित हुए, जिनमें प्रमुख हैं युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियाँ, तुमने कहा था,
खिचड़ी विप्लव देखा हमने, हजार हजार बाहों वाली पुरानी जूतियों का कोरस, ऐसे भी हम क्या ऐसे भी तुम क्या, भूल जाओ पुराने सपने आदि उनके प्रसिद्ध कविता संग्रह माने जाते हैं। भस्मांकुर, भूमिजा इस प्रकार के 2 खंडकाव्य भी नागार्जुन ने लिखे हैं। एक व्यक्ति एक युग नाम से एक संस्मरण संग्रह उनका प्रकाशित हुआ है। आसमान में चंदा तेरे नाम से एक कहानी संग्रह भी बाबा नागार्जुन ने प्रकाशित करवाया है। कथा मंजरी भाग 1, कथा मंजरी भाग 2, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे कुछ बाल साहित्य परक पुस्तकें भी प्रकाशित करवाई हैं। चित्रा, पत्रहीन नग्नगाच, पारो, पका है यह कटहल, नवतुरिया जैसी मैथिली रचनाएं भी उनकी व्यापक मात्रा में प्रकाशित हुई है। तो काफ़ी व्यापक मात्रा में साहित्य बाबा नागार्जुन ने लिखा है। उनके इस सारे साहित्य को नागार्जुन रचनावली के नाम से 7 खंडों में प्रकाशित करवाया गया है, जिसके कारण नागार्जुन को अनेक पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हुए हैं। लेकिन उनकी प्रतिभा ही ऐसी है कि वे किसी पुरस्कार या किसी सम्मान प्राप्त करने के लिए उन्होंने साहित्य की रचना नहीं की है, बल्कि अपने मन में जो आता है, समाज में जो देखते हैं, उस पर कड़े प्रहार करने का स्वभाव उनका रहा है। और इसी स्वभाव के तहत उन्होंने अनेक बार राजनीति के क्षेत्र में दिग्गज माने जाने वाले जो राजनेता है उनका भी कड़ा विरोध किया है, जिसके कारण उन्हें थोड़ी बहुत मात्रा में संकट भी झेलने पड़े हैं। लेकिन इसकी ओर उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। बाबा नागार्जुन को जो पुरस्कार मिले हैं उनमें प्रमुख रूप से 1969 में उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अलावा भारत भारती पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, राजेंद्र शिखर सम्मान, साहित्य अकादमी की सर्वोच्च फेलोशिप, राहुल सांस्कृत्यायन सम्मान, इस प्रकार के अनेक सम्मान बाबा नागार्जुन को प्राप्त हुए हैं। तो ये तो हुआ बाबा नागार्जुन का संक्षेप में जीवन परिचय। आज जो हम कविता देखने वाले हैं उस कविता का नाम है शासन की बंदूक। शासन की बंदूक बाबा नागार्जुन की अत्यंत छोटी सी कविता है। मतलब आकार की दृष्टि से देखा जाए तो केवल 10 पंक्तियों की ये रचना है, और केवल 10 पंक्तियों में कवि ने इतना व्यापक भाव भर दिया है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वास्तव में इस कविता को मूल रूप से अगर देखा जाए तो ये कविता 1966 में लिखी गई कविता है, और बाबा नागार्जुन की जितनी सारी लोकप्रिय कविता है उनमें ये कविता काफ़ी ऊपर मानी जाती रही है। इस कविता में कवि ने अपने समय और समाज की जो विकृतियां हैं, अपने समय और समाज की विकृतियों को व्यक्त करने का प्रयत्न जो है वो उन्होंने इस कविता के माध्यम से किया है। विशेष रूप से इस कविता में वर्तमान राजनीतिक अव्यवस्था का या वर्तमान राजनीति में जो अनेक प्रश्न निर्माण हुए हैं, समस्याएं निर्माण हुई है, इन सब का अत्यंत मार्मिक और अत्यंत प्रभावी अंकन करने का प्रयत्न बाबा नागार्जुन अपनी इस कविता में करते हैं। विशेष रूप से राजनीतिक व्यवस्था जो 1975 के बाद हम जानते हैं कि एक चरमरा सी गई है, और जिसके बाद आपातकाल और आपातकाल के बाद की जो सारी परिस्थिति है, इन परिस्थितियों पर कवि ने अत्यंत गहरी आत्मीयता दिखाते हुए तत्कालीन राजनेताओं को लताड़ा है, तत्कालीन राजनेताओं का विरोध किया है। इसी संदर्भ में बाबा नागार्जुन को सही अर्थ में जनवादी कवि माना जाता है, क्योंकि जनता के जो प्रश्न है, जनता की जो समस्याएं हैं या जनता का जो शोषण है, उसे वास्तविक रूप से सामने लाने वाले जो कुछ चंद कवि हैं उनमें नागार्जुन का नाम निसंदेह सर्वोपरि माना जाता है। बाबा नागार्जुन हमेशा जनता के सेवक के रूप में जनता के प्रश्नों को, जनता के सवालों को वाणी देते रहे हैं, और इस कविता में भी उन्होंने तत्कालीन शासन व्यवस्था का विरोध करते हुए जनता के आंदोलन को, जनता के प्रश्नों को, समस्याओं को साकार करने का प्रयत्न किया है। वास्तव में 70 के दशक की अगर हम बात करें तो 70 के दशक में जहां पंडित नेहरू जी का कालखंड समाप्त होता है और फिर नई राजनीति के क्षेत्र में इंदिरा गांधी का आगमन होता है, और इस कालखंड में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है और उस सत्ता परिवर्तन के अंतर्गत जो शासन व्यवस्था निर्माण हुई है, उस शासन व्यवस्था में निरंकुशता निर्माण हो गई है।
इस निरंकुशता के कारण जनता पर अन्याय अत्याचार किया जा रहा है। शासक को वर्ग को ऐसा लगता है कि शायद उनका कोई विरोध करने वाला नहीं है, लेकिन नागार्जुन मानते हैं कि शासन चाहे वह कैसा भी हो उसका विरोध किया जा सकता है। और दूसरी बात, केवल बंदूक की ताकत पर, केवल बंदूक के बलबूते पर कभी जनता पर शासन नहीं किया जा सकता या जनता को अपने नियंत्रण में नहीं रखा जा सकता। अगर जनता चाहे तो कितना भी क्रूर या शक्तिशाली शासक क्यों न हो उसे भी उखाड़ सकते हैं, और इसके लिए उन्होंने हिटलर तक का उदाहरण दिया है। कवि का यह मानना है कि सरकार का काम जनता के लिए है, जनता के लिए सुख सुविधाएं निर्माण करना, जनता के प्रश्नों को देखना, उन्हें सुलझाना आदि सरकार का काम है। लेकिन दुर्भाग्य से सरकार अपने मूल काम से हटकर जनता पर धाक निर्माण करने का या जनता को अपने दबाव में रखने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन यहाँ पर कवि ये बताना चाहते हैं कि अगर सामान्य जनता अपनी सामूहिक शक्ति को समझ जाए और सामूहिक शक्ति में विश्वास करे तो चाहे कितना भी निरंकुश शासन तंत्र क्यों न हो, चाहे कितना भी निरंकुश शासन व्यवस्था क्यों न हो, जनता उसे उखाड़ फेंकने की क्षमता रखती है। और यही बात इस कविता के माध्यम से कवि तत्कालीन जो निरंकुश शासक वर्ग है इन्हें समझाने का प्रयत्न करते हैं। और इस कविता में कवि ने ये जनता की पहरेदारी को अत्यंत मार्मिक शब्दों में व्यक्त किया है। कवि का यह कहना है कि जनता सर्वशक्तिमान है। वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जनता ही सबसे ऊपर है, क्योंकि यह शासन लोकतंत्र जो है, लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वह जनता द्वारा निर्माण की गई है, जनता के लिए निर्माण की गई है, और उसे चलाने वाले भी जनता के नौकर हैं, जनता के सेवक हैं, वे मालिक नहीं है। और इसलिए उन्हें जनता की सेवा या जनता के लिए काम करना जरूरी है। और अगर ऐसा वे नहीं करते हैं, अगर वे अपना दबाव, धाक या डर जनता के मन में निर्माण करने का प्रयत्न करते हैं तो जनता उसे उखाड़ फेंक सकती है। इसलिए कवि इस कविता के माध्यम से तमाम राजनेताओं को, तमाम शासक वर्ग को ये बताना चाहते हैं कि आप जनता के प्रति प्रतिबद्ध हैं, आपकी जनता के प्रति एक जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को निभाना ही आपका परम कर्तव्य है। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो चाहे आपका शासन, आपकी सत्ता कितनी भी दमनकारी क्यों न हो, एक क्षण में अगर जनता चाहे तो उसे उखाड़ फेंक सकती है। और इसी कारण कवि ने यहाँ जो दमनकारी शासन तंत्र है, जो अराजकता में शासन तंत्र है या जो निरंकुश शासन तंत्र है, उसे एक प्रकार से खुली चुनौती दी है। कवि कहते हैं कि यह शासन कितने भी दुराचारी, कितने भी अहंकारी, कितने भी निरंकुश क्यों न हो, जनता उसमें सर्वोपरि है। और ऐसा जनविरोधी शासन जो जनता के लिए काम नहीं करता है, जो जनता की समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न नहीं करता है, उसे जनता एक क्षण में, उसे जनता कुछ पल में नष्ट कर सकती है। और इसीलिए कवि इस कविता के माध्यम से ऐसे शासकों को जनता की शक्ति का एहसास दिलाने का प्रयत्न, जनता की शक्ति को बताने का प्रयत्न जो है करते हैं। साथ ही राजतंत्र के प्रति, लोकतंत्र के प्रति जनता के मन में जो आक्रोश है, उस आक्रोश को भी कवि ने इस कविता के माध्यम से अत्यंत मार्मिकता से व्यक्त किया है। संक्षेप में एक वाक्य में हम इतना कह सकते कि ये जो कुल मिलाकर कविता है, वह कविता तत्कालीन राजनीति का जो निरंकुश मुखौटा है उसे हमारे सामने साकार करती है, या तत्कालीन राजनीति का जो निरंकुशता है उसे साकार करने का काम जो है वह ये कविता करती है। अब कैसे है, जैसे हमने पहले बताया कि केवल 10 पंक्तियों की छोटी सी रचना है और इसमें एक लयात्मकता है, और केवल 10 पंक्तियों में वर्तमान शासन व्यवस्था की पोल खोलने का प्रयत्न कवि यहाँ पर करते हैं। कैसे, प्रत्यक्ष कविता पढ़ते हैं और समझते हैं। खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हूक, खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हूक, नभ में विपुल सी शासन की बंदूक। खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हूक,
नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। तो यहाँ कवि ये कहना चाहते हैं कि ये शासन की बंदूक मतलब जो निरंकुश शासन तंत्र है, जो जनता पर अन्याय करता है या जो जनता की लूट करता है, जनता को अपने दबाव में रखने की कोशिश करता है, ऐसे दमन तंत्र को, ऐसे दबावकारी अन्यायकारी शासन तंत्र का यहाँ पर कवि ने अत्यंत मार्मिक वर्णन किया है। और कवि कहते हैं कि शासन व्यवस्था आज जो हमें दिखती है वह कूटनीति, निरंकुशता आदि से भरी हुई है, और आदि से भरी होने के कारण जनशक्ति कंकाल बन गई है, खड़ी हो गई चाप कर। कवि कहते हैं कि जनशक्ति आज एक प्रकार से कंकाल बन गई है, लेकिन यही कंकाल, ठीक है ना, जनशक्ति, क्योंकि शासन इतने निरंकुश है, इतने अन्यायकारी है कि उन्होंने जनता को एक प्रकार से कंकाल मतलब शक्तिहीन बना दिया है, उन्हें निर्जीव बना दिया है, उन्हें नष्ट कर दिया है। और ये राजनीतिक दमन तंत्र आज दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। आज व्यापक मात्रा में ये शोषण बढ़ता जा रहा है, और आज जो भोली भाली जनता है, जो सामान्य जनता है, उस पर अन्याय अत्याचार किए जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में कवि ये बताना चाहते हैं कि इस अन्याय को, इस अत्याचार को जनता भी चुपचाप सहन कर रही है, चुपचाप उसे स्वीकार कर रही है। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से उनके अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते ही जाएंगे, उनके अत्याचार कभी कम नहीं होंगे। इन अत्याचारों के कारण आज जनता की जो स्थिति है वह कंकाल जैसी मतलब शक्ति विहीन या शक्तिहीन बनती जा रही है। यही बात कवि ने इन शुरुआती 2 पंक्तियों में व्यक्त की है। आगे कवि कहते हैं, उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। यह कवि बताना चाहते हैं कि जो अव्यवस्था है, जो राजनीतिक गुलामगिरी है या जो राजनीतिक अव्यवस्था निरंकुशता है, इससे तभी मुक्ति मिल सकती है जब जनता एक होकर उसका विरोध करे। क्योंकि जब तक जनता एक नहीं होती, जब तक जनता एक साथ मिलकर इस अनैतिक या इस निरंकुश शासन तंत्र के खिलाफ खड़ी नहीं रहती, तब तक इस निरंकुश शासन तंत्र को जनता की शक्ति का एहसास नहीं होता। और जब तक उन्हें जनता की शासन का या जनता की शक्ति का एहसास नहीं होता, तब तक वे जनता पर अन्याय, जनता पर अत्याचार करते ही रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में इनका विरोध करना, इनको खत्म करना जरूरी है, और इसके लिए जनता को उनकी शक्ति का एहसास होना बहुत जरूरी है। और इन पंक्तियों के माध्यम से कवि जनता को उनकी शक्ति का एहसास दिलाते हैं। ये बताना चाहते हैं कि आप इन अत्याचारों के विरोध में खड़े हो जाइए, इन अत्याचारों के विरोध के लिए प्रेरित हो जाइए, क्योंकि इस हिटलरी गुमान अर्थात निरंकुश या अन्यायकारी, अहंकारी जो शासन व्यवस्था है, इस पर सबको थूकना है। क्योंकि जब तक आप इस पर थूकते नहीं, इस पर थूकने का मतलब कवि कहे कि इसका विरोध करना है कड़ा, इसको इसकी जो दमनकारी शक्तियां हैं उसे अनदेखा करना है, उसकी ओर बिना ध्यान दिए इसे नष्ट करना है, तभी ये शासन की बंदूक कानी हो जाएगी। मतलब कवि यह बताना चाहते हैं कि जब जनता की शक्ति बढ़ जाती है या बड़ी होती है, तब चाहे कितनी भी निरंकुश शासन व्यवस्था क्यों न हो, चाहे कितनी भी शोषणकारी अन्यायकारी शासन व्यवस्था क्यों न हो, जनता की शक्ति के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। और जनता में इतनी ताकत है कि वह क्रांति ला सकती है, सब कुछ तहस तहस कर सकती है, सब कुछ नष्ट कर सकती है, चाहे फिर वह कितनी भी बड़ी निरंकुश शासन व्यवस्था क्यों न हो, जनता की शक्ति का सामना नहीं कर सकती है। और यही बात कवि यहाँ बता रहे हैं कि उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई है शासन की बंदूक। आगे कवि कहते हैं, बड़ी बधिरता 10 गुनी, बड़ी बधिरता 10 गुनी, बने विनोबा मूक, धन्य धन्य वह धन्य शासन की बंदूक। बड़ी बधिरता 10 गुनी, बने विनोबा मूक, धन्य धन्य वह शासन की बंदूक। तो यहाँ कवि जो अन्याय अत्याचार है, जनता की ऊपर जो शासन करने की या जनता पर जो अन्याय अत्याचार करने की प्रवृत्ति शासक की है, वह बढ़ रही है और इतनी व्यापक मात्रा में बढ़ रही है कि जिसके कारण जनता
लगभग असहाय बनती जा रही है। इतना ही नहीं, उनके अत्याचार दिन ब दिन इतने बढ़ते जा रहे हैं कि सामान्य जनता को इसके खिलाफ लाना जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इनकी बधिरता दिन ब दिन 10 गुनी बढ़ गई है। कभी कहते हैं कि इनकी बधिरता मतलब इनका जो शोषण शक्ति है, ये शोषक की प्रवृत्ति है, वह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और इन अत्याचारों के सामने जनता के सारे सेवक, जो सही मात्रा में सेवक हैं, वे भी इसका विरोध नहीं कर पा रहे। इस संदर्भ में कवि ने क्रांति के अग्रदूत विनोबा भावे जी का उदाहरण दिया है कि विनोबा भावे जी भी इन अत्याचारों के सामने एक प्रकार से हतबल हो रहे हैं, एक प्रकार से उनका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। इतनी व्यापक मात्रा में ये शासन की अन्यायकारी जो शासन है या अन्याय की बंदूक है, वह जनता पर चलती जा रही है। लेकिन कवि अगली पंक्ति में इसे धिक्कारते भी है और कहते हैं कि इसका विरोध करना बहुत जरूरी है। व्यंग्यात्मक स्वर में कवि ने कहा है कि धन्य वह शासन तंत्र, मतलब कवि ने यह व्यंग्य कि वह शासन तंत्र धन्य है, धन्य धन्य है, जो जनता की शक्ति को नष्ट कर रहा है, जो जनता पर अन्याय अत्याचार कर रहा है, जनता पर तरह तरह के जुल्म कर रहा है। ऐसी व्यवस्था को कवि धन्य कहते हैं। वास्तव में यहाँ पर कवि ने व्यंग्यात्मक शब्दों में उनका विरोध किया है। आगे कवि कहते हैं, सत्य स्वयं घायल हुआ गई अहिंसा चूक। सत्य स्वयं घायल हुआ गई अहिंसा चूक, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक। सत्य अहिंसा घायल हुआ, सत्य स्वयं घायल हुआ गई अहिंसा चूक, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक। यह कवि ये बताना चाहते कि शासन की मतलब ये जो जुल्म करने वाला वर्ग है, जनता पर अन्याय अत्याचार करने वाला वर्ग है, इनकी शक्ति दिन ब दिन इतनी बढ़ती जा रही है कि वे दिन ब दिन जनता को परेशान कर रहे हैं, जनता को पीड़ित कर रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में सत्य भी उनके सामने घायल हुआ है, मतलब सत्य भी उनका सामना नहीं कर पा रहा है, अहिंसा भी उनके सामने कुछ नहीं कर पा रही है। तो यहाँ शायद इनका संदर्भ महात्मा गांधी जी की ओर है कि गांधी जी भी शायद इस दमनकारी शासन व्यवस्था का विरोध नहीं कर पा रहे, या जो अहिंसावादी लोग हैं, जो सत्यवादी लोग हैं, वे भी इसके विरोध में एक नहीं हो पा रहे हैं, या इस जो निरंकुश शासन शक्ति है इसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। और इसी कारण यह शासन व्यवस्था की ताकत, यह उनका डर जो आज भी समाज में फैला हुआ है, वह दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। वह डर इतना बढ़ रहा है, दूसरी ओर उनका दमन, उनका शोषण भी इतनी व्यापक मात्रा में बढ़ रहा है कि कवि इस माध्यम से जनता को एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि आपको इसका विरोध करना बहुत जरूरी है, वरना ये शासन की बंदूक जहां तहां दगने लगेगी, जहां तहां वह जनता पर अन्याय अत्याचार करेगी। आपको इसका विरोध करना जरूरी है। जब तक आप इसका विरोध नहीं करते हैं, ये शासन की बंदूक आप पर अन्याय अत्याचार करना नहीं छोड़ेगी। अंत में कवि कहते हैं कि जली ठूठ पर बैठकर गई कोकिला कूक। जली ठूठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, बाल न बाका कर सकी शासन की बंदूक। तो कवि यह कहते हैं कि जो कोकिला है वह शायद अगर या कोकिला के रूप में कवि ने सामान्य जनता को प्रतीक बनाया, या सामान्य जनता के प्रतीक के रूप में कोकिला का प्रयोग किया है। और यह कोकिला या सामान्य जनता ऐसी है कि अगर ये एक साथ हो जाती है, इनमें एकता हो जाती है, तो चाहे कितना भी निरंकुश शासन तंत्र क्यों न हो, चाहे कितना भी अन्यायकारी दमनकारी शासन तंत्र क्यों न हो, जनता उसे उखाड़ फेंक सकती है, जनता उसे नष्ट कर सकती है। जनता की शक्ति के सामने किसी भी प्रकार का दमनकारी शासन तंत्र टिक नहीं सकता है। लेकिन इसके लिए कवि कहते हैं कि जनता को अपनी शक्ति का एहसास होना बहुत जरूरी है, जनता को अपनी शक्ति पता चलना बहुत जरूरी है। जब जनता को अपनी शक्ति पता चलेगी, तब जनता इनके विरोध में एक हो सकती है, इनके विरोध में क्रांति कर सकती है। ऐसे समय में शासन की बंदूक चाहे कैसी भी हो, कवि कहते हैं वह जनता का बाल भी बाका नहीं कर सकती। बाल भी बाका या बाल बाका न कर सकी है शासन की बंदूक। अगर जनता एक हो जाती है, जनता में एकता है, तो कितनी भी अन्यायकारी दमनकारी शासन व्यवस्था क्यों न हो, वह जनता का कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। इस प्रकार से कवि ने वर्तमान
राजनीतिक अव्यवस्था, निरंकुश राजनेता या निरंकुशता जो राजनीति में आ गई है, इसका अत्यंत मार्मिक वर्णन किया है। तो दूसरी ओर जनता की शक्ति को भी उन्होंने सर्वोपरि माना है और लोगों को जागरूक करने का प्रयत्न किया है, लोगों को उनकी शक्ति या शक्ति का एहसास दिलाने का प्रयत्न कभी करते हैं, ताकि ये लोग निरंकुश शासन व्यवस्था के विरोध में खड़े हो जाए और ऐसी निरंकुश शासन व्यवस्था को उखाड़ कर फेंके। तो ये इस प्रकार की कविता है। अगर कविता के शिल्प और कला पक्ष की दृष्टि से विचार किया जाए तो ये कविता निसंदेह भाव पक्ष की दृष्टि से एक अत्यंत उत्कृष्ट कविता तो है ही, लेकिन कला पक्ष की दृष्टि से भी ये कविता अत्यंत उत्कृष्ट है। अगर किसी भी कविता को श्रेष्ठ बनना है, महान बनना है या पाठकों में एक अलग स्थान निर्माण करना है, तो उस कविता में भाव पक्ष और कला पक्ष इन दोनों दृष्टियों से उत्कृष्टता या श्रेष्ठता होना बहुत जरूरी होता है। और नागार्जुन एक उत्कृष्ट कवि या एक अच्छे कवि होने के नाते इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से जानते हैं। अब यहाँ अगर हम देखें तो नागार्जुन ने यहाँ पर एक और अहंकारी या निरंकुश शासन व्यवस्था के अहंकार को, उनकी निरंकुशता को व्यक्त करने का प्रयत्न किया है। तो दूसरी ओर जनता की शक्ति को उन्होंने साकार किया है, जनता को उनकी शक्ति का एहसास दिलाने का प्रयत्न किया है। साथ ही जनता की शक्ति के सामने चाहे कितना भी बड़ा शासन तंत्र क्यों न हो, चाहे कितना भी दमनकारी अन्यायकारी शासन तंत्र क्यों न हो, वह कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो जनता की शक्ति का एहसास दिलाने का और जनता को जागरूक करने का, उनकी अपनी शक्ति उनके सामने लाने का और उन्हें अन्याय अत्याचार के खिलाफ खड़ा होने की प्रेरणा देने का काम इस कविता में किया है। तो कुल मिलाकर भाव पक्ष की दृष्टि से ये कविता अत्यंत उत्कृष्ट या श्रेष्ठ कविता है। दूसरी ओर इस कविता के कला पक्ष पर अगर हम विचार करें तो इस कविता का कला पक्ष भी अत्यंत उत्कृष्ट है। नागार्जुन वैसे भावों के कवि माने जाते हैं, कला पक्ष को अधिक सजाने संवारने का प्रयत्न वे नहीं करते, क्योंकि नागार्जुन आधुनिक कबीर है या उन्हें कबीर के समान एक विद्रोही व्यक्तित्व का धनी माना जाता है और इसलिए हमेशा अपने भावों को, अपने विचारों को अधिक प्रमुखता देते हैं, उतना उन्हें सजाने संवारने का ज़्यादा प्रयत्न नहीं करते हैं। लेकिन इसके बावजूद इस कविता में उन्होंने अपने भावों को कलात्मक उपकरणों के माध्यम से सजाया है, संवारा है, उसे प्रभावी बनाने का भी व्यापक मात्रा में प्रयत्न किया है। कला पक्ष में सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है भाषा, क्योंकि कोई भी काव्य हमारे सामने जो आता है वो भाषा के माध्यम से आता है और कविता की भाषा जितनी प्रभावी होगी, जितनी मार्मिक होगी, जितनी आकर्षक होगी, वह कविता उतनी ही प्रभावी बन जाती है। इस कविता की बात करें तो इस कविता की भाषा बोलचाल की खड़ी बोली हिंदी भाषा है। मतलब कवि ने अत्यंत सामान्य लोगों के बोलचाल की भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया है। उसमें एक चित्रात्मकता है, मतलब प्रत्येक प्रसंग का एक चित्र अत्यंत सहजता के साथ, सरलता के साथ, आसानी के साथ हमारे सामने व्यक्त होता है। दूसरी ओर इस भाषा में आकर्षकता, सरलता, सहजता, चित्रात्मकता आदि जो अनेक गुण हैं, इन सभी गुणों के कारण ये कविता अत्यंत प्रभावी बन गई है और जिसका पाठकों पर निसंदेह एक व्यापक प्रभाव अपने आप पड़ जाता है। कवि के शब्द योजना के दृष्टिकोण से अगर विचार किया जाए तो कवि की शब्द योजना भी अत्यंत मार्मिक है, सटीक है, प्रभावोत्पादक है। इस कविता में कवि ने सामान्य बोलचाल के तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक मात्रा में किया है। हाँ, कुछ स्थानों पर संस्कृतनिष्ठ या तत्सम शब्दों का एकाध प्रयोग अवश्य हुआ है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। काव्य का स्तर मूलतः बोलचाल की भाषा का है और बोलचाल की भाषा का स्तर होने के कारण उन्होंने बोलचाल में प्रचलित तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक मात्रा में किया है, न कि अप्रचलित तत्सम शब्दों का। दूसरी ओर उन्होंने अपनी कविता को मार्मिक शब्द योजना के कारण या प्रभावी शब्द योजना के कारण कहीं भी कठिन, दुरूह या मुश्किल बनने नहीं दिया है, बल्कि हम जब कविता पढ़ते हैं तो अर्थ अपने आप हमारे सामने प्रस्फुटित सा होने लगता है। दूसरी ओर इस कविता में मुहावरे, कहावतें आदि का भी कवि ने अत्यंत मार्मिक प्रयोग किया है। जैसे हम देख सकते हैं कि थूकना, 10 गुनी होना, बाल बांका न कर सकना, इस प्रकार के कुछ मुहावरे यहाँ पर अपना एक अलग सौंदर्य निर्माण करते हैं और जो कवि की बात को कम से कम शब्दों में लेकिन अधिक प्रभावी रूप से व्यक्त करते हैं।
जहाँ तक अलंकारों की बात करें तो वैसे नागार्जुन जी अलंकारों के प्रति आग्रही कवि नहीं है, क्योंकि वे भाव पक्ष के कवि हैं। इसके बावजूद इस कविता में अलंकारों का भी अत्यंत मार्मिक प्रयोग हमें देखने को मिलता है। उपमा, अनुप्रास, विरोधाभास, वक्रोक्ति आदि अलंकार यहाँ पर अपना एक अलग सौंदर्य निर्माण करते हैं, जो कविता को और अधिक सौंदर्यवर्धक बनाते हैं। छंदों की बात करें तो वैसे इस कविता का मुख्य छंद या सामान्य रूप से देखा जाए तो मुक्त छंद माना जाता है, लेकिन कुछ मात्रा में हमें इन पंक्तियों में दोहों की झलक, दोहा जो मात्रिक छंद है उनकी झलक भी हमें देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, कवि ने अंत में तुकबंदी करने का, तुक मिलाने का प्रयत्न भी काफी व्यापक मात्रा में किया है, जिसके कारण प्रत्येक पंक्ति में एक लय, एक प्रवाह, एक ताल, गेयता निर्माण होती है, जो कविता का प्रभाव और अधिक बढ़ाती है। दूसरी ओर कवि ने शासन की निरंकुशता, उनके निर्मम अत्याचार या उनकी दुरावस्था, जनता की शक्ति आदि को व्यक्त करने के लिए ओज गुण का प्रयोग इस कविता में अधिक मात्रा में किया है, और इस कारण ये कविता एक अत्यंत अलग लय के साथ, एक अत्यंत प्रवाह के साथ हम पढ़ सकते हैं। इसमें लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियों का प्रयोग है। अधिकांश स्थानों पर व्यंजना का प्रयोग है, लेकिन कुछ स्थानों पर लक्षणा शब्द शक्ति का भी अत्यंत मार्मिक प्रयोग हमें देखने को मिलता है। स्वाभाविकता, चित्रात्मकता, ओजस्विता आदि सबके कारण भी कवि अपने भावों को व्यक्त करने में अत्यंत प्रभावी साबित हुए हैं, और ये कविता कुल मिलाकर अत्यंत आकर्षक और सजीव बन गई है। बिंब और प्रतीकों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस कविता में बिंब और प्रतीकों का भी अत्यंत मार्मिक प्रयोग नागार्जुन ने किया है। बिंबों की दृष्टि से यहाँ शब्द बिंबों की अधिकता है, शब्दों के माध्यम से एक चित्र कवि ने यहाँ निर्माण किए हैं। प्रतीकों के दृष्टिकोण से विचार किया जाए तो कवि ने वर्तमान निरंकुश व्यवस्था या निरंकुश शासन तंत्र का जो चित्रण है वो प्रतीकात्मक पद्धति से किया है, और उन्होंने अत्याचारी जो शासन तंत्र है, जो निरंकुश शासन तंत्र है, उसे बंदूक के प्रतीक के माध्यम से व्यक्त किया है, और ये शासन की जो अन्यायकारी नीति है उसे कवि ने शासन की बंदूक के रूप में प्रतीकात्मक पद्धति से व्यक्त किया है। दूसरी ओर कोकिला का प्रतीक यह आया है, जिसे कवि ने शांति के प्रतीक के रूप में अपनाया है। शैली के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसमें व्यंग्यात्मक और प्रतीकात्मक शैली का अत्यंत प्रभावी और सुंदर प्रयोग हमें देखने को मिलता है। कुल मिलाकर कला पक्ष की दृष्टि से भी विचार किया जाए तो ये कविता अत्यंत उत्कृष्ट है, अत्यंत श्रेष्ठ है, और कवि ने पूरी मार्मिकता के साथ अपने भावों को व्यक्त करने का, अपने भावों को सजाने का, संवारने का मार्मिक प्रयोग किया है। और ये कविता भाव पक्ष की दृष्टि से तो निसंदेह उत्कृष्ट है ही, कला पक्ष की दृष्टि से भी एक अत्यंत सफल, अत्यंत अच्छी कविता मानी जाती है। तो इस प्रकार से ये कविता है, आशा है ये आपकी समझ में आएगी। धन्यवाद।